मैं हूं अदील इम्तियाज। रोशनी हमें हमारी यूनिवर्स से मिलाती है, रोशनी हमें हमारी यूनिवर्स से कनेक्ट कराती है। रोशनी से हमें यूनिवर्स के बारे में वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हम यूनिवर्स के मुस्तकबिल के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और पास्ट के बारे में जान सकते हैं। जब भी आप आसमान के सितारों को देखते हैं तो यकीन जानिए आप माजी में देख रहे होते हैं। पर यह सब कुछ जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। स्पेस बहुत बड़ी है, यूनिवर्स बहुत बड़ी है और ज़मीन बहुत छोटी। इसलिए हम ज़मीन के यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए स्पेस को मेजर नहीं कर सकते। मसलन ज़मीन में हम जब भी रास्ते नापते हैं, उनको मेजर करते हैं, तो हम किलोमीटर्स और माइल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये यूनिट हम यूज़ करते हैं। पर स्पेस में ये यूनिट्स काम नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस बहुत बड़ी है। अगर हमने यहाँ से कुछ दूर ही जाना होगा तो हमें ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर रास्ते को तय करना होगा। अब यह ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस किलोमीटर्स को याद रखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, तो हमें किसी नए यूनिट की ज़रूरत है जो कि बहुत बड़ा हो, और वो यूनिट है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? अगर आप एक टॉर्च लेकर रात को स्पेस की तरफ रुख कर कर जलाएं, उसकी लाइट जो 1 साल में डिस्टेंस कवर करेगी उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। और वो डिस्टेंस कितना होगा? वो होगा 6 ट्रिलियन माइल्स, 6 खरब मील। ये बहुत बड़ा यूनिट है। 1 लाइट ईयर या लाइट ईयर बहुत बड़ा यूनिट है। और इसके बड़े होने का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि सिर्फ 1 लाइट सेकंड 1,86,000 मील के बराबर है। तो अब मैं स्पेस में जितनी भी बात करूंगा वो या तो लाइट सेकंड्स में होगी, लाइट मिनट्स में होगी, या फिर लाइट ईयर्स में होगी। मैं कहूंगा नहीं, पर यह अंडरस्टूड है कि वो इन यूनिट्स में होगी। अगर आप सूरज की तरफ देख रहे हैं तो आप माजी में देख रहे हैं, आप पास्ट में देख रहे हैं। यह सुनकर आपको हैरानी होगी, सूरज की रोशनी हम तक 8 मिनट्स में आती है। अब ये लाइट ईयर्स और लाइट मिनट्स की बात हो रही है, पर मैं 8 मिनट ही कहूंगा। इसका मतलब यह है कि अगर सूरज इस वक्त गायब हो जाए तो मुझे जमीन पर 8 मिनट्स के बाद पता चलेगा कि सूरज गायब हो गया। तो पहलू यह निकलता है कि मैं 8 मिनट पास्ट में देख रहा हूं, मैं 8 मिनट माजी में देख रहा हूं। अगर मैं किसी बहुत दूर के सूरज को देख रहा हूं या सितारे को देख रहा हूं तो मैं उतना ही ज्यादा माजी में देख रहा हूं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं। हमारा सोलर सिस्टम यहां पर है, ये हमारा सन है। इस सन से मैं अपनी गैलेक्सी के और स्टार्स देख सकता हूं जो रात को मुझे सितारों की सूरत में नजर आते हैं। तो मैं एक सितारा देख रहा हूं जो कि हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल एज पर है, मिल्की वे के बिल्कुल एज पर है। तो ये सितारा मुझसे कितना दूर होगा? ये 6000 लाइट ईयर्स के फासले पर होगा, 6000 लाइट ईयर्स के फासले पर होगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं 6000 साल पीछे देख रहा हूं, क्योंकि अगर वो सितारा इस वक्त गायब हो तो मुझे 6000 साल के बाद वो आसमान में नजर नहीं आएगा, वो आसमान में गायब हो जाएगा। ये और बात है कि उस वक्त तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा, पर 6000 साल के बाद वो हमें पता चलेगा कि वो सितारा गायब हो गया, क्योंकि उससे रोशनी में जो तब्दीली आएगी वो 6000 साल बाद आएगी। इसी तरीके से हमारे साथ जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे। हमारे साथ जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो 2 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है। तो अगर मैं अपनी सोलर सिस्टम से इस गैलेक्सी के किसी स्टार को देखूंगा तो वो कितना होगा? वो 2 मिलियन लाइट ईयर से ज्यादा होगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस होगा। तो मैं 20 लाख साल पीछे देख रहा हूँ। यहाँ पर यह बात जरूरी है बतानी कि हम दूसरी गैलेक्सीज के स्टार अपनी आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब इस गैलेक्सी से आगे जो गैलेक्सीज हैं वो 60 मिलियन लाइट ईयर्स पर हैं। इसी तरीके से उससे आगे 12.6 बिलियन लाइट ईयर्स। तो ये देखें ये कितना बड़ा यूनिट है, पर स्टिल हम बिलियंस ऑफ ईयर्स जो हैं उसमें जा चुके हैं। तो हम स्पेस को लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं, और जब भी हम स्पेस की तरफ देखते हैं, हम किसी भी स्टार को देखते हैं, हम किसी गैलेक्सी को देखते हैं, तो हम पास्ट में देख रहे होते हैं। ये दो चीजें लाइट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यही चीज मैंने, इसको लूप बैक टाइम भी कहते हैं, यही चीज मैंने यहाँ पर शो भी की है। अब आप देखें कि आप एक सितारे को देख रहे हैं जो कि 1000 लाइट ईयर्स के फासले पे है, तो आप 1000 साल पीछे देख रहे हैं टाइम में।
इसी तरीके से अगर आप किसी ऐसे सितारे को देख रहे हैं जो सिर्फ 100 लाइट ईयर्स अवे है, तो आप 100 साल टाइम में पीछे देख रहे हैं, माजी में देख रहे हैं। और अगर आप 10 लाइट ईयर के फासले पर किसी सितारे को देख रहे हैं तो आप 10 साल माजी में देख रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि जब भी हम किसी सितारे को देख रहे होते हैं तो हम माजी में देख रहे होते हैं। इस चीज को मजीद क्लैरिफाई करने के लिए मून जो है वो 1.3 लाइट सेकंड्स के फासले पर है। तो जब हम चांद को देख रहे होते हैं तब भी हम माजी में देख रहे होते हैं, पर यह बहुत कम होता है, यानी 1.3 सेकंड पीछे हम देख रहे होते हैं। क्योंकि अगर चांद से रोशनी गायब हो जाए जो उससे रिफ्लेक्ट होती है तो हमें 1.3 सेकंड के बाद पता चलेगा। सूरज से हम 8 मिनट के फासले पर होते हैं। इसी तरीके से जो और गैलेक्सीज है उनमें से कुछ के हम 4.4 लाइट ईयर्स, ये अल्फा सेंचुरी है। इसी तरीके से हरकुलस जो है उससे हम 25,000 लाइट ईयर्स के फासले पे हैं। तो अगर हम इसको देख रहे हैं तो हम 25,000 साल पीछे देख रहे हैं। और इसी तरीके से एंड्रोमेडा के बारे में मैंने बताया था कि वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर है, हम उतना ही पीछे माजी में देख रहे हैं। अब हम आते हैं लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, और लाइट है क्या चीज़। लाइट के बारे में 2 थेरीज जो हैं वो कही जाती हैं। अब हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा बेहतर जानने को मिल रहा है, और वो ये है कि लाइट जो है उसकी दोहरी शख्सियत है। लाइट जो है उसकी डुअल नेचर है, वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है। पार्टिकल कैसे है, वो पैकेट की फॉर्म्स में भी आती है, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको हम पढ़ेंगे, जिसे फोटॉन्स कहते हैं। और वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पे भी आती है, यानी वो वेव के तौर पर भी हमें नजर आती है। तो कहीं उसका बिहेवियर ये होता है और कहीं उसका बिहेवियर ये होता है। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं फोटॉन्स की तरफ। फोटॉन्स लाइट का सबसे छोटा यूनिट है, और ये या तो बनाया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है, पर स्प्लिट नहीं हो सकता। यानी एक फोटॉन 2 फोटॉन्स में स्प्लिट नहीं हो सकता। ये एनर्जी का सबसे छोटा पैकेट होता है। अब फोटॉन बनता कैसे है? बोहर ने ये एटॉमिक मॉडल दिया था जिसमें उसने हमें बताया था कि एटम्स जो हैं उसके इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में घूम सकते हैं। यानी ये एक एनर्जी लेवल है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रहा है, ये इसके बीच में नहीं घूम सकता है। अब ये इस एनर्जी लेवल पे जा सकता है या इस एनर्जी लेवल पे जा सकते हैं। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ये 4 एनर्जी लेवल हैं इस एटम के, और इन 4 एनर्जी लेवल में से किसी एक में ये इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। इनके बीच में ये जो जगह है, ये इसको कहते हैं फॉरबिडन गैप, इसको एनर्जी गैप भी कहते हैं। ये फॉरबिडन होती है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इजाजत नहीं है, वो ये यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जंप भी करता है एक जगह से दूसरी जगह, खरगोश की तरह। अब वो जंप कैसे करता है? वो बड़ा आसान है। वो इस तरीके से कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन लेके हायर एनर्जी स्टेट पर जंप कर लेता है। सपोज वो इस ऑर्बिट में था, तो जैसे आपने इसको एनर्जी दी तो ये यहाँ पर भी जंप कर सकता है, ये इस ऑर्बिट में भी जंप कर सकता है, ये आखिरी ऑर्बिट में भी जंप कर सकता है। ये एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? ये एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है। अगर एटम हीट अप हो रहे हैं तो उनको एनर्जी मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम उनको लाइट देते हैं तो लाइट से भी उनको ये एनर्जी मिलती है। इसके अलावा भी और तरीकों से उनको ये एनर्जी मिल सकती है। तो जब भी किसी एटम को एनर्जी मिलती है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके हायर स्टेट पे आ जाता है। अब इस स्टेट पे वो अनस्टेबल होता है, ज़्यादा देर नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास एनर्जी लिमिटेड होती है। तो अब उसने वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे जाना है जहाँ पर वो स्टेबल था। और जब वो वापस अपनी जगह पर जाता है तो वो एक एनर्जी को रेडिएट करता है, उस एनर्जी को। और किस फॉर्म में करता है? वो एक फोटॉन जनरेट करता है। अब देखें, इसको मैंने एनर्जी दी तो ये पहले वहां पर आया था, अब ये एंड पर आ गया। अब इससे आगे नहीं जा सकता। अब ये कुछ देर रहेगा और उसके बाद ये वापस जाएगा, और जब ये वापस जाएगा तो ये एक फोटॉन रेडिएट करेगा। ये देखें, जब ये यहां पर गया तो ये चौथे से जब पहले में ऑर्बिट में गया तो इसने एक फोटॉन रेडिएट किया। अब ये फोटॉन नीले रंग का है, आपने ये चीज याद रखनी है, ये नीले रंग का फोटॉन है। और इसका एनर्जी गैप जो है, एनर्जी डिफरेंस जो है काफी ज्यादा है, क्योंकि चौथे से फोर्थ ऑर्बिट से उसने जंप किया फर्स्ट पे। अच्छा, अगर ये सपोज फोर्थ से नहीं दूसरे से जंप करता है, ये दूसरा ऑर्बिट में था और किसी वजह से इसने यहां से इधर जंप किया, तो अब आप देखें डिफरेंट कलर का फोटॉन प्रोड्यूस हुआ, ये रेड कलर का फोटॉन प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब ये कि फोटॉन जो है वो डिफरेंट कलर के प्रोड्यूस होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप किया।
हर ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब आप जंप करेंगे तो डिफरेंट कलर का फोटोन होगा, कोई नीला होगा, कोई पीला होगा, कोई रेड होगा, कोई ब्लू होगा, वो मुख्तलिफ फोटॉन्स होंगे। और ये आपको इस एटम के बारे में बताएंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। तो सपोज अगर हम एक एटम के बारे में जानते हैं कि वो उसकी एमिशन ये 3 होती हैं, 3 किस्म के फोटॉन्स जो है ना वो जनरेट करता है, रेड कलर का, ब्लू कलर का और पर्पल कलर का। तो हमें पता है कि हम इस एटम को जब भी हीट अप करेंगे तो इन तीनों में से कोई ना कोई रोशनियां उसमें से बाहर निकलेंगी, फोटॉन्स जो है वो एमिट करेगा, वो रेडिएट करेगा। मैंने आपको यहाँ पर हाइड्रोजन का रेडिएशन या एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाया है। अगर आप हाइड्रोजन को हीट अप करेंगे तो आपको रेड कलर के फोटॉन्स मिलेंगे, आपको ब्लू कलर के काफ़ी फोटॉन्स मिलेंगे, ये सब कलर के आपको फोटॉन्स मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप सोडियम को हीट अप करेंगे तो आपको इस किस्म के फोटॉन्स मिलेंगे, कलर ये होगा। हीलियम को करेंगे तो आपको रेड कलर का, येलो कलर का और ब्लू कलर के मिलेंगे। इसी तरह नियॉन, मरकरी और जितने भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के एटम्स हैं उनको आप हीट अप करेंगे तो उनकी एमिशंस होंगी। तो क्या कर रहे हैं, ये लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। फोटोन क्या है, लाइट का यूनिट है, तो ये लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल को अगर आप एमिशन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में देखना चाहें तो यहां पर आप देखें तो अगर सपोज हम इस एटम को, इस एलिमेंट के एटम को हीट अप करेंगे तो ये इतनी किस्म की रोशनी हमें देगा, इसको करेंगे इतनी किस्म की रोशनियां देगा, अगर इसको करेंगे तो ये बहुत कम किस्म की रोशनियां देगा, पर ये बहुत ज़्यादा किस्म की रोशनियां देंगे। तो इसको हम इसका एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं इस एटम के बारे में। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो है, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हमने बताया कि जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो किस किस्म की रोशनी खारिज करेंगे, अगर उनको हम हीट अप करेंगे तो वो किस किस्म की रोशनी देंगे। हमें यहाँ पर ये पता चला कि एनर्जी का जो पैकेट होता है वो होता है फोटोन, और फोटोन क्या है, यूनिट है लाइट का। लाइट जो है वो एनर्जी के पैकेट से मिलकर बनती है और ये उसकी पार्टिकल नेचर है। अब हम आते हैं दूसरी नेचर की तरफ, वेव की तरफ। वेव नेचर हमें पता है कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो आपने कई मरतबा पढ़ा होगा। वेव्स जो है वो या गैमा टाइप की होती हैं, या एक्सरेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, माइक्रोवेव होती है या रेडियो वेव्स होती हैं। जो गैमा टाइप वेव्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा छोटी वेव्स होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और आपको यहाँ पर पिक्चर में नज़र भी आ रहा है कि इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये न्यूक्लियस के साइज़ की होती हैं। इसी तरीके से एक्सरेज जो हैं वो एटम के साइज़ की होती हैं। गैमा रेज जो है वो हमें सितारों से मिलती हैं। हमें इसी तरीके से एक्सरेज हमें मिलती हैं कई जगहों से। जब मैटर एंटी मैटर से बिग बैंग में टकराए थे तब भी एक्सरेज खारिज हुई थी। अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो वायरस की साइज की होती है। इसी तरीके से अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रीजन है जो कि विजिबल लाइट है। ये वो लाइट है जो हम देख सकते हैं, सितारों की लाइट, गैलेक्सीज की लाइट, इवन ब्लैक होल्स की लाइट, उसके गिर्द जो लाइट होती है। सिर्फ इतना पोर्शन है रेडिएशंस का जो हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इतना पोर्शन है जो हम देख सकते हैं। ये सारी चीजें हम देख नहीं सकते। इसी तरीके से इंफ्रारेड जो है वो सेल और बैक्टीरिया के साइज की हैं। माइक्रोवेव जो है वो एक शहद की मक्खी के बराबर वेव होती है और वो फिर बड़ी होती जाती है और इंसान के बराबर भी हो सकती है। रेडियो वेव जो है, जिससे हमारा रेडियो चलता है, जिससे हमारे मोबाइल फोन्स चलते हैं, वो फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर हो सकती है, बल्कि इससे भी बड़ी हो सकती है। तो ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें जो हम देख सकते हैं वेव जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी लाइट की। तो लाइट का स्पेक्ट्रम इतना है, ये छोटा सा स्पेक्ट्रम है। बाकी सारी जितनी वेव्स हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं होती, वो हमें नज़र नहीं आती। जिस तरीके से इंफ्रारेड है, जब आपने कभी भी रिमोट कंट्रोल चलाना है तो इंफ्रारेड आपको नज़र नहीं आती, पर वो काम करती है, आपके चैनल टीवी पर चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनके पास एनर्जी होती है। एनर्जी 2 किस्म की फील्ड से आ रही होती है। सपोज ये एक सितारा है और इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेरे तक आ रही है। वो हो सकता है लाइट की सूरत में हो सकता है गैमा रेज हो सकता है एक्स रेज हो। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही होती है। रंग की जो फील्ड ऑसिलेट कर रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी चेंज हो रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही होती है, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। तो अब क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है इसकी, और वो उसके परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये आपको पर्पल कलर से, जामनी कलर से नज़र आ रही है, और ये वेव इस तरफ को ट्रैवल कर रही है। अगर ये विजिबल स्पेक्ट्रम में है तो ये हमें नज़र आएगी,
किसी रोशनी की शक्ल में, हो सकता है हमें ये लाल रंग की वेव नज़र आए, हो सकता है ये हमें नीले रंग की नज़र आए। और अगर ये इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, गैमा है, एक्सरे है, तो हमें ये नज़र नहीं आएगी। फिर स्पेशल डिटेक्टर्स के साथ, सेंसर्स के साथ इनको डिटेक्ट करना पड़ता है। रेडियो वेव इतनी बड़ी होती हैं कि बाज़-औक़ात वो 10 किलोमीटर तक चली जाती हैं, बल्कि उससे भी बड़ी होती हैं। ये इतनी बड़ी हैं जितना बड़ा एस्ट्रॉयड आके ज़मीन से लगा था जब उसने डायनासोर्स को ख़त्म किया था, पूरी ज़मीन को और इसकी लाइफ को ख़त्म कर दिया था। इसी तरीके से कुछ रेडियो वेव्स इतनी बड़ी होती हैं जो ज़मीन के साइज से भी आगे निकल जाती हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो ये बहुत बड़ी रेडियो वेव है। तो रेडियो वेव्स जो है वो काफ़ी बड़ी होती हैं, पर जैसे जैसे हम गैमा रेज की तरफ जाते हैं तो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो छोटी होती रहती हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होगी, इसका एक बड़ा अच्छा गैस आपके पास है, और वो ये कि विजिबल लाइट जो है उसकी स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ लाइट c कांस्टेंट जो हम कहते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि c जो है वो फिक्स्ड है और कोई चीज़ उससे ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर सकती। तो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो c यानी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं। तमाम इलेक्ट्रो यानी रेडियो वेव भी, माइक्रोवेव भी, इंफ्रारेड भी, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गैमा रे, ये सारे के सारे स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। लाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने काफ़ी देख ली एज अ वेव भी, पर इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये अंडर वाटर जो है बड़ी दूर तक जाती है बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मुकाबले में। तो इसकी इस वजह से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ जब ज़मीन पर लाइफ आई। शुरू में जब ज़मीन पर पहली मरतबा ज़िंदगी आई जो कि माइक्रोब्स के शक्ल में यानी बैक्टीरिया की शक्ल में आई, जो कि स्टारफिश, जेलीफिश, इनकी शक्ल में आई, तो लाइट जो है वो समंदर के अंदर जो जाती थी उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न थी, क्योंकि उनको समंदर के अंदर लाइट मिल जाती थी, इसलिए समंदर के अंदर गहरे पानी में सबसे पहले लाइफ आई। इसी तरीके से लाइट जो है वो मैटर के साथ भी इंटरेक्ट करती है। ये अब इसकी वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव नेचर है। तो अगर आप लाइट को प्रिज्म के सामने रखें तो ये आपको उसके मुख्तलिफ कलर दिखाएगी जिससे वो मिलके बनी है। इसी तरीके से अगर आप इसको मिरर के सामने रखें तो ये रिफ्लेक्ट होती है। और अगर लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो अपना एंगल भी चेंज करती है। हवा से ग्लास में दाखिल हुई तो उसने अपना एंगल चेंज किया। इसी तरीके से ग्लास से हवा में दाखिल हुई तो इसने अपना एंगल चेंज किया। इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है जो मैटर के साथ इंटरेक्ट करके इस्तेमाल होती हैं। इस लकड़ी को देखिए, इसके आपको दो इमेजेस नज़र आ रहे हैं। एक इमेज रिफ्लेक्शन की वजह से बन रहा है और एक रिफ्रैक्शन की वजह से बन रहा है, जबकि जो वुड का ये पीस है वो इसके बाहर है। इस लेक्चर के एंड में मैंने आपको एक लाइट शो दिखाया। ये लाइट शो है जो कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से है। लाइट को हम और चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा फाइबर ऑप्टिक्स में इस्तेमाल करते हैं, पर उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और इसी तरीके से लाइट की जो डुअलिटी है इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसको तफसील से बयान करूंगा। लाइट की स्पीड फिक्स्ड क्यों है और कांस्टेंट क्यों है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है।